एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2024 में, उसका 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो ये सेट 1 है। और तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को यहाँ से एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2024 में, जैसे सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस, स्टेनो, सभी का जीके जीएस का क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक साइंस या फिर जीके का एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी वीडियो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स के साथ मिलता रहेगा, जिससे कि आप लोगों का जीके का प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। तो इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा कंटेंट इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी नहीं, यानी कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है लाइकोपीन के कारण। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, उसमें जो भी कलर्स होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? वो फाइटोकेमिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, उसके कारण फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कलर आता है। और फाइटोकेमिकल्स के अंदर क्या क्या आते हैं? ये आता है इसमें कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल एंड एंथोसाइनेंस। तो ये सारे थ्री फाइटोकेमिकल्स हैं जिसके कारण फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कलर होता है। तो कैरोटेनॉइड्स के कारण कौन सा कलर होता है? इसके कारण येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है। तो कैरोटेनॉइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन और कैप्सेंथिन। तो लाइकोपीन किसके अंदर होता है? टोमेटोज के अंदर होता है, जिसके कारण रेड कलर होता है। और बीटा कैरोटीन किस में होता है? कैरोट्स में होता है और स्वीट पोटैटोज में होता है। और इसके कारण ये क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में जब बॉडी में जाता है। तो उसके बाद है कैप्सेंथिन, जो किस में होता है? पेपरिका में होता है। पेपरिका बोलते हैं जो रेड चिली पाउडर होता है, उसे बोलते हैं। और इसके कारण इसमें क्या होता है? रेड कलर होता है। तो यानी कि कैरोटेनॉइड्स के कारण येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स होते हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण कैसा कलर आता है प्लांट्स में? ग्रीन कलर्स आता है। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा स्पिनच, ब्रोकली, काले और अदर लीफी ग्रीन्स। उसके बाद है एंथोसाइनेंस। तो एंथोसाइनेंस के कारण कौन कौन से कलर आते हैं? रेड, पर्पल और ब्लू कलर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें भी रेड कलर है, और इसमें किसमें था? कैरोटेनॉइड्स में भी रेड कलर, इसमें भी था रेड कलर। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे लाइकोपीन है, तो लाइकोपीन होता है टोमेटोज में। और उसी तरह से और भी दूसरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होंगे? एंथोसाइनेंस के कारण रेड कलर होगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, रेड अनियंस और ऑबरगिन्स है। तो ये जो ऑबरगिन्स है वो क्या होता है? एक तरह का ये ब्रिंजल्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड। भारत के किस भाग में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो ये ओबियसली कौन से पार्ट में हो जाएगा इंडिया के? ये हो जाएगा नॉर्थर्न पार्ट में। ऑब्वियसली नॉर्थ ही होगा, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा किस पार्ट में है इंडिया के? ये नॉर्थ पार्ट में है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह का क्लाइमेट इंडिया के कौन से पार्ट में किस तरह का क्लाइमेट होगा मैप के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास कैसा क्लाइमेट हो जाएगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इस पे पड़ेगा, तो क्या होगा?
वहाँ पे ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन होगा और बारिश भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेटोरियल पार्ट वाले को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन क्लाइमेट बोलते हैं, एवरग्रीन क्लाइमेट बोलेंगे। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट है, इसे कैसा क्लाइमेट बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसे बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 5-10 डिग्री ऊपर और नीचे, जैसे ये पार्ट हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कुछ पार्ट ऊपर कुछ नीचे, और उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कुछ और कुछ नीचे का पार्ट, ये कहलाता है, ये कैसा क्लाइमेट इसमें कहलाएगा, ये कहलाएगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे तो आएगा आर्कटिक सर्कल आएगा, और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे और जाएंगे तो आएगा अंटार्कटिकल सर्कल। तो इस पार्ट में कैसा क्लाइमेट होता है, ये होता है टेम्परेट क्लाइमेट। और जब आर्कटिक सर्कल के ऊपर जाएंगे और इधर नीचे में अंटार्कटिक सर्कल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा, यहाँ पे पोलर क्लाइमेट होगा। तो जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और वहाँ पे कैसा होगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। तो ये हो गए क्लाइमेट किस तरह के होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया के किस पार्ट में किस तरह का क्लाइमेट है। तो नॉर्दर्न पार्ट में कैसा क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो किस में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। ये इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इंडिया का नॉर्थ पार्ट है। तो इसलिए इसका क्लाइमेट कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। और कैसा होता है, टेम्परेट होता है। यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे जैसे ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल के बाद कैसा क्लाइमेट आता है, टेम्परेट आता है। इसलिए नॉर्दर्न पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, इंडिया का सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट होगा। और इस तरह के क्लाइमेट में कैसा होता है वेदर, हॉट समर्स होते हैं, कोल्ड विंटर्स होते हैं, मॉडरेट मानसून होता है। और इसका जो क्लाइमेट है वो कुछ हिमालयाज के कारण भी उससे इफेक्ट पड़ता है उसके क्लाइमेट पे। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पे हिमालयाज का भी इफेक्ट पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं और भी दूसरे पार्ट को। तो साउथ और ईस्ट पार्ट है जो इंडिया का, वो कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशन एक्सपीरियंस करता है। और यहाँ पे क्या होता है, रेन फॉरेस्ट होता है कुछ एरियाज में। उसके बाद है नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पे कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन होता है। और जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता जाएगा, मोर टेम्परेट होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कैसा होगा, टेम्परेट क्लाइमेट है जो इंक्रीज करता जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया का जो और ज़्यादा जो हाइयर ऑल्टीट्यूड पे जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें टेम्परेट क्लाइमेट है जो इंक्रीज होता जाता है हिमालयाज पे। आगे है वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैसा मौसम होता है। वेस्टर्न इंडिया में जैसे कि ये इंडिया है तो इस पार्ट में क्या होता है, कोस्टल एरिया जाते हैं। तो जो कोस्टल एरिया जो है वो कैसा एक्सपीरियंस करता है मानसून, वो मानसून यहाँ पे जो कोस्टल रीजन में होता है मानसून वो कैसा होता है, शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन होता है। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे कैसा होता है, नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा। वहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो बारिश है बहुत कम होती है और यहाँ पे जो प्लेसेस होते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो ऐसा होता है, यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाएगा, डेजर्ट वाला कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, और राजस्थान का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद है हिमालयाज रीजन, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेट टू अल्पाइन क्लाइमेट होंगे। क्योंकि हिमालयाज पे जैसे जैसे जाएंगे तो अपर डायरेक्शन में टेम्परेट क्लाइमेट आता जाएगा और हाइट के अकॉर्डिंग
टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे होगा और यहाँ पे स्नो देखने के लिए मिलेगा विंटर सीजन में, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोग मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिटेल्स को देखेंगे। तो मौर्य एम्पायर है जो एक तरह का आयरन एज है, आयरन एज था जिसे इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 बीसी में। इसका कैपिटल कहाँ पे था? इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे पटना कहलाता है, पटना के पास है। और इसका कॉमन लैंग्वेज क्या क्या था? संस्कृत था, जो कि लिटरेरी और एकेडमिक फील्ड में यूज होता था, और मगधी और प्राकृत जो था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज था, यानी ये जो मगधी और प्राकृत है वो डेली यूज में लोग बोला करते थे। उसके बाद रिलीजन यहाँ पे कौन कौन सा फॉलो किया जाता था? कुछ यहाँ पे ब्राह्मणिज थे, कुछ जैनिज्म थे, और कुछ बुद्धिज्म थे, और कुछ आजीविका फॉलो करते थे। तो ये 4 तरह के यहाँ पे रिलीजन को फॉलो किया जाता था। उसके बाद है यहाँ पे इम्पर कौन कौन से यहाँ पे रहे हैं? तो सबसे पहले 320 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद 298 से 272 बीसी तक बिंदुसार। उसके बाद 268 से 232 तक अशोका। उसके बाद 232 से 224 बीसी तक दशरथ। उसके बाद 224 से 215 बीसी तक संप्रीति। उसके बाद 215 से 202 बीसी तक सालिसुका। उसके बाद 202 से 195 बीसी तक कौन थे? देवा बर्मन। उसके बाद 195 से 187 बीसी तक सथा धनवन। और उसके बाद लास्ट एम्परर कौन थे? 187 से 185 बीसी तक बृहद्रथ थे, जो कि लास्ट मौर्यन एम्परर थे। और जो बृहद्रथ थे उन्हें एसेसिनेट किसने किया था, मारा किसने था? उनके कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने बृहद्रथ को मारा और शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद है नंद और मौर्यन वार कब हुआ था? ये 320 बीसी में हुआ। यानी कि मौर्यन डायनेस्टी से पहले किसका डायनेस्टी था? नंद का था। और मौर्यन के बाद किसका आया? शुंग का आया। और उसके बाद बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंगा ने कब मारा? 185 बीसी में। ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द इंदौर घराना? तो इंदौर घराना को इस्टेब्लिश किसने किया? निम्नलिखित में से किसने इंदौर घराना को, यहाँ पे घराना हो जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग इधर है, की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उस्ताद आमिर खान। तो जो घराना होता था वो क्या होता था? ये हिंदी वर्ड घर से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस। और इसका मतलब यहाँ पे घराना में क्या होता है? यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे म्यूजिकल आइडियोलॉजी को ओरिजिनेट किया जाता है। और इसमें अलग अलग तरह के घराना होते हैं, जैसे सिंगिंग घराना, ख्याल के लिए, ख्याल एक तरह का सिंगिंग पैटर्न है, एक वैरायटी है सिंगिंग का। तो उसके लिए घराना कौन कौन सा है सिंगिंग के लिए? ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, इंदौर, कश्मीरी, अतरौली, जयपुर, किराना और पटियाला। और कथक के लिए कौन कौन सा घराना है? लखनऊ, अतरौली, जयपुर, बनारस और रायगढ़। तो अतरौली जयपुर जो है वो सिंगिंग के लिए भी है और कथक के लिए भी है। अब हम लोग ये जितने भी घरानाज हैं उसके फाउंडिंग आर्टिस्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कोवाल बच्चों का घराना। इसे इस्टेब्लिश किसने किया? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरऊ और उनके 12 स्टूडेंट्स ने। उसके बाद है दिल्ली घराना,
इसे इस्टेब्लिश किया हजरत अमीर खुसरो और मियान समिति ने। उसके बाद ग्वालियर घराना है, इसे इस्टेब्लिश किया नाथन पीर बख्श, हसू खान, हड्डू खान और नाथू खान। उसके बाद आगरा घराना है, जिसे इस्टेब्लिश किया घग्गे खुदा बख्श ने। उसके बाद है किराना घराना, ये किसने किया इस्टेब्लिश? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। उसके बाद है भिंडी बाजार घराना, इसे इस्टेब्लिश किया चच्छू खान और नजीर खान और खादिम हुसैन खान ने। उसके बाद है जयपुर अतरौली घराना, इसे इस्टेब्लिश किया अलादिया खान ने। उसके बाद है पटियाला घराना, इसे इस्टेब्लिश किया बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान। उसके बाद रामपुर सहासवंत घराना है, इसे इस्टेब्लिश किया इनायत हुसैन खान ने। उसके बाद है इंदौर घराना, इसे इस्टेब्लिश किया आमिर खान ने। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि अभी पूछा गया था। उसके बाद है मेवाती घराना, इसको इस्टेब्लिश किया घग्गे नजीर खान। उसके बाद है शाम चौरसिया घराना, इसे इस्टेब्लिश किया मियाँ चांद खान और मियाँ सूरज खान। आफ्टर दैट कुंवर श्याम घराना है, इसे इस्टेब्लिश किया गोस्वामी लालजी महाराज ने, जिसे कुंवर श्याम भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 द सीनियर मोस्ट मेंबर इन टर्म्स ऑफ एज इन द 17th लोक सभा शफीकुर रहमान बर्क रिप्रेजेंट्स विच पॉलिटिकल पार्टी। 31 अक्टूबर 2023 तक 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये किससे संबंधित है, कौन से पार्टी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी पार्टी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा इनके बारे में कुछ घटना ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2023 विच अमेंड्स द फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो कि यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन से एक्ट को अमेंड किया? इसमें फार्मेसी एक्ट 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 को इसमें फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023 में अमेंड किया गया। तो इसमें क्या है? तो फार्मेसी अमेंडमेंट बिल जो है, फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये इंट्रोड्यूस किया गया 3 अगस्त 2023 को। और इसमें किसे अमेंड किया गया? इसमें फार्मेसी एक्ट 1948 को अमेंड किया गया। इसके अंदर क्या है? तो 1948 का जो फार्मेसी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस करना है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना होगा अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948। और लेकिन जो जम्मू कश्मीर क्या था उस टाइम पे क्या था, इंडिया का तो बिल्कुल कंप्लीट पार्ट नहीं था, इसलिए जो जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स फार्मेसी करते थे वो फार्मेसी एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग करते थे। तो इसलिए इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया कि जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का कंप्लीट पार्ट है, तो जो भी स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर में फार्मेसी एक्ट 2011 के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग उसे शामिल करने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया। और इस तरह से जो 2011 के अकॉर्डिंग जिन्होंने फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार रजिस्ट्रेशन उनका समझा जाएगा, ये बोला जा रहा है, ताकि वो इंडिया में कहीं भी फार्मेसी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स को जो 2011 के अकॉर्डिंग फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें शामिल करने के लिए इंडिया के फार्मेसी एक्ट 1948 में इस बिल को लाया गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7।
विथ विच स्पोर्ट इज संजना बथुला एसोसिएटेड? संजना बथुला का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है किससे? रोलर स्केटिंग से। तो इनके बारे में भी क्या है स्टोरी? इन्होंने एशियन गेम 2022 में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन बाय चांस किसी रीजन से इन्हें ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता और ऐसे ही कुछ घटना के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता, लेकिन फिर भी इनके साथ ऐसा हुआ, इसलिए क्वेश्चन बन रहा है। तो हम लोग एशियन गेम्स को देख लेते हैं, इसके बारे में फैक्ट्स को। तो एशियन गेम्स को एशियाड भी बोला जाता है। इसका मोटो है ईवर ऑनवर्ड। इसका फर्स्ट इवेंट हुआ है 1951 में। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में, इंडिया में। ये हर 4 साल पे खेला जाता है। और इसका लास्ट इवेंट कब हुआ है? 2022 में हुआ है। कहाँ पे? हांगजाओ, चाइना में। इसका नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे होगा? 2026 में होगा। कहाँ पे होगा? नागोया, जापान में। जो एची प्रीफेक्चर है वो भी एक प्लेस का नाम है, जो जापान में ही एक प्लेस है, वहाँ पे भी खेला जाएगा। चलते हैं आगे। अब जो 2022 में एशियन गेम्स हुआ था हांगजाओ, चाइना में, वो वहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा, इसे देखेंगे। तो यहाँ पे फ्लैग बियर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? यहाँ पे थे हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है, और लवलीना बोरगोहेन, जो कि बॉक्सिंग करती हैं। ये दोनों थे फ्लैग बियर्स ओपनिंग सेरेमनी में। उसके बाद है फ्लैग बियर्स क्लोजिंग सेरेमनी में। ये कौन थे? पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। और इंडिया ने कितने मेडल जीते? गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 40 जीते। टोटल हो गए 106 मेडल। और इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 4th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कनक रेले हु एस्टेब्लिश्ड नालंदा डांस रिसर्च सेंटर वाज अ परफॉर्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया? कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसके कलाकार थे? तो ये कनक रेले हैं जो किससे रिलेटेड हैं? कौन से क्लासिकल डांस से? ये हैं मोहिनीअट्टम करने वाली, मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हैं। और ये मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? ये है केरला का क्लासिकल डांस। और इसी के जैसा एक नेम होता है भरतनाट्यम, वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब यहाँ पे इंडिया में जितने भी क्लासिकल डांस के रिसर्च सेंटर उसे देखेंगे और उसे किसने इस्टेब्लिश किया उसको देखेंगे। तो सबसे पहले है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। इसे इस्टेब्लिश किया कनक रेले ने, जो कि एक्सपोनेंट है, यानी डांसर्स हैं किसके? मोहिनीअट्टम के। और इसके साथ साथ इन्होंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय को इस्टेब्लिश किया, और ये दोनों ही कहाँ पे है? मुंबई में। उसके बाद है सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस। ये किसने इस्टेब्लिश किया? सोनल मानसिंह ने। और ये किसके डांसर्स हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी के। और ये जो सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस है, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है कथक केंद्र। ये किसने इस्टेब्लिश किया? तो कथक केंद्र जो है, कथक विंग है किसका? श्री राम भारतीय कला केंद्र का एक पार्ट है, यानी कि। और इसे इस्टेब्लिश किया निर्मला जोशी ने, जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी हैं संगीत नाटक एकेडमी के। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक इज। हल्दी में मौजूद रासायनिक यौगिक क्या है? तो हल्दी में क्या होता है? कुरकुमीन होता है। उसी तरह से और भी जो किचन में स्पाइसेस यूज होते हैं उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो टर्मरिक में क्या होता है? कुरकुमीन होता है, जो कि एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है। फिर सिनामन है, जिसे कि दालचीनी भी कहते हैं हिंदी में। उसमें क्या होता है? सिनाएमाल्डिहाइड होता है। उसके बाद क्लोव्स है, जिसे लौंग भी बोलते हैं हिंदी में। उसमें होता है यूजनॉल। उसके बाद है जिंजर, जिसमें होता है जिंजरॉल। क्यूमिन, जिसे जीरा भी बोलते हैं, उसमें होता है क्यूमिन एल्डिहाइड। उसके बाद है फेनल, जिसे हिंदी में सौंफ भी बोलते हैं, उसमें होता है एनिथोल, स्ट्रॉगल एंड फेनकोन। उसके बाद है मस्टर्ड सीड्स। इसमें क्या क्या होता है? ग्लूकोसिनोलेट्स, फेनोलिक कंपाउंड्स और फैटी एसिड्स। उसके बाद है ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? पिपराइन और एल्केलॉइड होता है, जिसके कारण इसमें
कुछ तीखा जैसा टेस्ट आता है। उसके बाद है फेनुग्रीक, जिसे मेथी भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ट्राइगोनेलिन, आइसोरियंथिन और ओरिएंटिन, विटेक्सिन और आइसोविटेक्सिन, ये सारे मेथी में होते हैं। उसके बाद है चिली पेपरिका, यानी जो रेड चिल्ली पाउडर होता है, उसमें क्या क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड और एसिटेल्डिहाइड, मिथाइल ब्यूटेनल, इथाइल एसीटेट और प्रोपेनल। तो ये सारे क्या होते हैं, जितने भी स्पाइसेस यूज होते हैं उसमें कौन कौन से कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, वो थे ये सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू मेडिएवल इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल व्हाट इज पित्रादुरा। मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य शैली के संदर्भ में पित्रादुरा क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो ये जो इस तरह का मैंने पिक्चर लगाया है, ये जो स्ट्रक्चर है उसे ही पित्रादुरा बोलते हैं। जो भी वॉल्स पे फ्लोरल डिजाइंस होते हैं बने हुए, उसे पित्रादुरा बोला जाता है। ये आप लोगों को ताजमहल या फिर किसी फोर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन द विमेंस प्रीमियर लीग इवेंट 2023। महिला प्रीमियर लीग इवेंट 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी। तो ये थी कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्मृति मंधाना। तो विमेंस प्रीमियर लीग के बारे में आप सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो ये होता है कहाँ पे, इंडिया में होता है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बीसीसीआई इंडिया के। हेडक्वार्टर है क्रिकेट सेंटर चर्च गेट, मुंबई महाराष्ट्र। इसका फॉर्मेट होता है T20। उसके बाद इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है 2023 में, लेटेस्ट एडिशन 2024 में हुआ है, और नेक्स्ट कब होगा, 2025 में होगा। और टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या होता है, डबल राउंड रॉबिन प्लेऑफ। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, मैग लेनिन ने 939 रन। उसके बाद मोस्ट विकेट किसने लिया है, सोफी इक्लेस्टन ने 36 विकेट्स लिया है। उसके बाद जो सीजन्स हुए हैं 23-24 के, उसमें विनर्स कौन रहा, तो 23 में विनर रहे मुंबई इंडियंस, और 24 में कौन विनर रहा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उसके बाद सारे टीम्स के कैप्टन्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन कौन है, मेग लेनिन। गुजरात जायंट्स के हैं एशले गार्डनर। मुंबई इंडियंस के हरमनप्रीत कौर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं स्मृति मंधाना। उसके बाद है यूपी वॉरियर के दीप्ति शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। उसमें डायरकी को प्रोविंस में लाया गया। हम लोग जितने भी एक्ट है उसे देखेंगे हिस्ट्री के। तो चार्टर एक्ट, सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। इसमें जो रीमैरिज है विडोज का उसको लीगलाइज किया गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या किया गया कि सब 1813 में क्या किया गया था, ट्रेड के मोनोपोली को ख़त्म किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन 1858 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस का पावर था उसे भी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, यानी कि कंपनी का जो रूल था उसे एबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे डाउट में नहीं होना है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अलग है और ब्रिटिश क्राउन वो अलग है, उसका गवर्नमेंट अलग है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। इसे कहते हैं मोएले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और इसे ऑफिशियली क्या बोला जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909। इसमें क्या हुआ, इसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किया गया,
और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया ताकि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरार्की को क्या किया गया, यानी डुअल गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि गवर्नेंस को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। और ये कहाँ पे हुआ? प्रोविंशियल लेवल पे हुआ। और इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 1929। इसमें जो चाइल्ड मैरिज होता था, बाल विवाह होता था, उसे क्या किया गया? एबॉलिश किया गया और चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट किया गया। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मैंने जितने भी एक्ट्स को लिए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिए हैं, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर्स लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो याद करने में। तो 1935 का जो एक्ट आया उसमें क्या हुआ? प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरार्की इस्टेब्लिश किया गया था, ड्यूअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से किसमें? जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसे क्या किया गया? एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी को लाया गया। इसके बाद इसमें क्या हुआ? जो तीन तरह के सब्जेक्ट को लॉन्च किया गया, यानी कि सेंटर पे फेडरल लिस्ट, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लिस्ट, और दोनों प्लेसेस पे जो होंगे वो कंकरेंट लिस्ट में शामिल होंगे। उसके बाद है यहाँ पे क्या क्या किया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लाया गया। उसके बाद सेंटर में डायरार्की लाया गया, यानी कि जो प्रोविंस में डायरार्की को ख़त्म किया गया था उसे अब सेंटर में लाया गया। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर को लाया गया, फेडरल कोर्ट को बनाया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल को बनाया गया। उसके बाद फ्रेंचाइज को लाया गया, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस को लाया गया और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाया गया और इसमें जो इंडिया में ब्रिटिश रूल था उसे ख़त्म किया गया और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर्स विथ इंडिया? कितने देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं? तो ये हैं टोटल 7 कंट्रीज। कौन कौन से हैं? चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो जितने भी कंट्रीज हैं उनका बॉर्डर लेंथ कितना है? तो बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर्स और इसमें फोर्स कौन से रहते हैं? बॉर्डर BSF रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भूटान के साथ लेंथ होता है 578 किलोमीटर्स, इस पे फोर्स रहते हैं सशस्त्र सीमा बल। फिर चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर्स, इसके साथ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद है म्यांमार, इसके साथ है 1643 किलोमीटर्स, इसमें रहते हैं असम राइफल्स। उसके बाद है नेपाल, इसमें कितने किलोमीटर है? 1752 किलोमीटर्स, इसमें रहते हैं सशस्त्र सीमा बल। और पाकिस्तान के साथ है 3320 किलोमीटर्स, इसके साथ रहते हैं बॉर्डर, इस पे रहते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा सब लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे शॉर्टेस्ट किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटल गुड्स? निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? तो कैपिटल गुड्स का क्या होता है? इसका फीचर होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, दे आर ड्यूरेबल। तो कैपिटल गुड्स होता क्या है? ऐसा गुड्स जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में काम में आते हैं उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे कि जो फैक्ट्री ये सब में मशीनें ये सब होती है वो क्या करती है? दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में उसका काम आता है और उससे इनकम जनरेट किया जाता है। तो ऐसा गुड्स जिससे कि पैसे कमाए जाते हैं, इनकम जनरेट किया जाता है, वैसे गुड्स को कहते हैं कैपिटल गुड्स। और उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स।
तो कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कि पर्सनल यूज में काम में आते हैं, जैसे कि घर में जो भी मशीन्स होते हैं, जूसर हो गया, ब्लेंडर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट्स गुड्स। ये कैसे गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिसका यूज करके दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और उसे फिर कंज्यूमर को बेचा जाता है। तो वो होते हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स, जैसे कि मिल्क हो गया, उससे स्वीट्स को बनाया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, तो वो जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाता है। और इसे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसे प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट इनपुट्स भी बोलते हैं। उसके बाद है फिनिश्ड गुड्स। ये कैसे गुड्स होते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीटेड हैं, बनकर तैयार हैं, बिल्कुल वो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हैं। तो वैसे जो गुड्स होते हैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं सेल करने के लिए, वैसे गुड्स को कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द राबी सीजन ऑफ एग्रीकल्चर बिगिंस इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन डैश। राबी कृषि अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और समाप्त होता है डैश, यानी कौन से मंथ में समाप्त होता है, तो ये होता है मार्च अप्रैल के महीने में। क्योंकि राबी क्रॉप्स जो होते हैं विंटर क्रॉप्स होते हैं, तो मार्च अप्रैल में तो बिल्कुल गर्मियाँ शुरू हो जाती है, समर सीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस समय इसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो सारे क्रॉप्स को देख लेते हैं, सारे तरह के क्रॉप्स को देखेंगे यहाँ पे। तो राबी क्रॉप्स है जिसे विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, इसका सोइंग सीजन होता है, सोइंग मंथ होता है अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि जो रेन है वो रेनी सीजन है, जो मानसून है जो ख़त्म होने वाला रहता है, उसके बाद इसका सोइंग होता है अक्टूबर दिसंबर में, और इसका हार्वेस्टिंग होता है मार्च टू मई के बीच में, जिसमें स्प्रिंग सीजन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, व्हीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, पीज है, ग्राम जिसे चिकपी भी बोलते हैं, ओट्स है, लिनसीड है, ये सब हो गए। आगे है खरीफ क्रॉप्स जिसे मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, इसका सोइंग सीजन होता है जून टू जुलाई, यानी कि मानसून जब अराइवल होता है इंडिया में उस टाइम, क्योंकि ये मानसून क्रॉप्स है। और इसका हार्वेस्टिंग होता है जब मानसून एंड होता है, यानी सितंबर टू नवंबर के बीच में। और इसका एग्जाम्पल है राइस, मेज, सोरगम, पर्ल, मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट जिसे रागी भी बोलते हैं, अरहर एक तरह का पल्स होता है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स होता है एक तरह का, और कॉटन। फिर है जायद क्रॉप्स, ये समर क्रॉप्स होता है जिसका सोइंग टाइम क्या होता है मार्च टू जून, यानी उस समय ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही, यानी कि गर्मी ज़्यादा नहीं, यानी कि समर का ही ये क्रॉप्स है, तो समर सीजन में ही होगा। तो मार्च टू जून के बीच में, यानी खरीफ और राबी क्रॉप्स होता है उसके बीच में जायद क्रॉप्स को लगाया जाता है। और इसका हार्वेस्टिंग सीजन है जून टू जुलाई, और इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, कुकुम्बर, बीटर गार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऑन विच डेट डिड पंजाब एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पंजाब ने विधान परिषद को किस तारीख को समाप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 जनवरी 1970 को एबॉलिश किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश द विजयनगर किंगडम इन 14th सेंचुरी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम डायनेस्टीज। विजयनगर किंगडम को एस्टेब्लिश किसने किया था 14th सेंचुरी में, संगम डायनेस्टी ने। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो हिंदू किंगडम का एक प्रोमिनेंट एम्पायर है, जो कि साउथ में ये था किंगडम। और इसे हरिहर वन और बुक्का वन ने, हरिहर वन एंड बुक्का राया वन ने 1336 में 1336 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया। और ये दोनों ही ब्रदर्स संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसका कैपिटल कहाँ है, विजयनगर, जो कि अभी प्रेजेंट में हम्पी में है, ये कर्नाटका में है। और ये जो कैपिटल है विजयनगर एम्पायर का हम्पी में है, कर्नाटका में, वो कौन से रिवर पे है, तुंगभद्रा रिवर पे। इसका पर्पस क्या था बनाने का, ये जो इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था किसके साइड से, दिल्ली सल्तनत और बहमानी किंगडम के साइड से, उसे काउंटर करना था और हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन को
प्रोटेक्ट करना था। इसके रूलर्स कौन कौन से थे? संगम डायनेस्टी के थे हरिहर 1 एंड बुक्का राया 1, और सलुवा डायनेस्टी और तुलुवा डायनेस्टी, जिसमें तुलुवा डायनेस्टी से कौन थे? कृष्णा देवराया और अराविडु डायनेस्टी। ये चार डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच यूनियन टेरिटरी हैड मिनिमम लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दादर नगर हवेली। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट देख लेते हैं। तो लिटरेट पीपल किसे कहा जाता है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? जो भी लोग 7 साल से ऊपर के हैं, उन्हें किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे लिटरेट बोलते हैं। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है ओवरऑल? 74.04%, मेल का है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? केरला का है 93.91%, लोएस्ट किसका है? बिहार का है 63.82%। अब यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो हाईएस्ट किसका है? लक्षद्वीप का है 92.28% और लोएस्ट किसका है? दादर नगर हवेली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब हम लोग मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। तो सबसे पहले यंग इंडिया, इसके राइटर हैं M.K. गांधी, हरिजन के हैं M.K. गांधी, हरिजन नवजीवन के हैं M.K. गांधी, हिंदू स्वराज के हैं M.K. गांधी। उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके भी है M.K. गांधी, केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक, द मराठा के हैं बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम के हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के हैं वीर सावरकर, गीतांजलि के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है इंडियन मिरर के गोपाल कृष्ण गोखले, नील दर्पण के हैं दीनबंधु मित्रा, कर्मयोगी के हैं स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है युगांतर के श्री अरविंदो, वंदे मातरम के अरविंद घोष, न्यू इंडिया के एनी बेसेंट, इंडियन स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस, संवाद कुमुदी के हैं राजा राम मोहन राय, इंडिपेंडेंट के हैं मोतीलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके हैं दादा भाई नौरोजी, इंडियन अनरेस्ट के हैं वैलेंटाइन सिरोल। उसके बाद है इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवी चंद्र रानी के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वॉइस ऑफ फ्रीडम के हैं नयनतारा सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट एंड यूटी इज लोसर फेस्ट सेलिब्रेटेड टू मार्क द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर इन दैट रीजन? नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसर कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख। हम लोग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से नए फेस्टिवल को मनाया जाता है, जैसे कि चैत्र नवरात्रि कहाँ कहाँ मनाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में। उसके बाद है उगाड़ी, ये होता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में और कुछ पार्ट्स ऑफ गोवा में। फिर है गुड़ी पड़वा, ये होता है महाराष्ट्र में और गोवा में। नवरेह होता है कश्मीर में, नूतन वर्ष होता है गुजरात में। उसके बाद साजीबू चेरोवा, ये होता है मणिपुर में। उसके बाद है लोसुंग और नामसुंग, ये होता है सिक्किम में, भूटिया और लेप्चा लोग मनाते हैं। लोसर होता है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति मनाते हैं। उसके बाद है बैसाखी, ये होता है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में। उसके बाद है मेसा संक्रांति, ये उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में मनाया जाता है। और पुथांडु होता है तमिलनाडु में, विशु होता है केरला में, बैसु होता है त्रिपुरा में, बोहाग बिहू होता है असम में, पाना संक्रांति होता है उड़ीसा में,
पहला वैशाख होता है वेस्ट बंगाल में, संकेन होता है अरुणाचल प्रदेश में, और नाउरूज होता है ईरानियन और जोरास्ट्रियन का न्यू ईयर का फेस्टिवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इन 1976 इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 1976 में। हम लोग जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उससे मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। उसके बाद पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 द यूनियंस, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 6 द स्टेट्स, आर्टिकल 152 to 237। पार्ट 9 पंचायत, आर्टिकल 243 to 243O। पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज, आर्टिकल 243P to 243ZG। पार्ट 15 इलेक्शंस है, इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329A आता है। फिर है पार्ट 17 लैंग्वेज, आर्टिकल 343 to 351। उसके बाद लास्ट है पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, इसका आर्टिकल है 352 to 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द फेमस प्लेस मानसिन राम? प्रसिद्ध स्थान मानसिन राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ये ऑप्शन है इट इज लोकेटेड इन मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इट इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये भी राइट आंसर है, इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम का हो जाता है Na, बाई का मतलब होता है H, जहाँ भी बाई लिखा होगा उसका मतलब होगा H, और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। तो ये तीनों जिसमें होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, NaCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके कॉमन नेम के साथ और केमिकल फार्मूला के साथ यहाँ पे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले एसिटाइल सैलिक एसिड, जिसे एस्पिरिन बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है C9H8 और O4। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका होता है NaHCO3। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसका होता है CaClO का होल ट्वाइस। उसके बाद है सोडियम टेट्राबोरेट जिसे बोरेक्स भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसका होता है NaOH। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा, इसका होता है Na2CO3 10H2O। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसका होता है CO2। कॉपर सल्फेट जिसे बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, इसका होता है CuSO4। फेरस सल्फेट जिसे बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, जिसका होता है FeSO4। उसके बाद है जिंक सल्फेट जिसे बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, इसका होता है ZnSO4। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसका होता है H2SO4। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं क्विक लाइम, इसका होता है CaO। कार्बोक्सिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं फॉस्फोजिन, इसका होता है COCl2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका होता है CaSO4 2H2O। मीथेन जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, इसका होता है CH4। सोडियम क्लोराइड जिसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं इसे, इसका होता है HCl। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं N2O। क्लोरोपिक्रिन इसे टीयर गैस भी बोलते हैं, इसका होता है C10H5Cl N2। कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोलिथ बोलते हैं, इसका होता है CH2। डाइफ्लोरोमीथेन
डाईफ्लोरोमीथेन, इसको फ्रियोन भी बोलते हैं, CF2Cl2। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसे बोलते हैं जिप्सम, CaSO4 2H2O। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। फेनोल कार्बोलिक एसिड, इसका होता है C6H6O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द हिस्टोरिकल फिक्शन द ग्लोरी ऑफ पठान बाई के.एम. मुंशी वाज ओरिजिनली रिटन इन विच इंडियन लैंग्वेज। के.एम. मुंशी द्वारा ऐतिहासिक कथा द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई थी गुजराती भाषा में। के.एम. मुंशी का जो गुजराती लैंग्वेज में बुक्स था उसे देखेंगे तो सबसे पहले है ट्रायोलॉजी पाटनी प्रभुता, द ग्लोरी ऑफ पाटन, ये गुजराती लैंग्वेज में था। फिर था गुजराती लैंग्वेज का गुजरात नो नाथ, द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ गुजरात, ये था। उसके बाद था राजा धीराज यानी द किंग ऑफ किंग्स, ये तीनों बुक्स थे गुजराती लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पद्म अवार्ड्स? पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। तो इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं? सबसे हाईएस्ट है भारत रत्न, उसके बाद सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण और फोर्थ है पद्मश्री। तो भारत रत्न कब दिया जाता है? ये दिया जाता है रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शनल सर्विस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड। उसके बाद पद्म विभूषण कब दिया जाता है? ये रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शनल फील्ड होना चाहिए और ये इसमें कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट नहीं, ओनली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इसमें होना चाहिए। उसके बाद पद्म भूषण कब दिया जाता है? ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर इन एनी फील्ड में दिया जाता है। फिर पद्मश्री कब दिया जाता है? ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो सारे ही अवार्ड में कुछ कुछ डिफरेंस है, तो इसको बारीकी से ध्यान देकर याद रखना है। तो ये था SSC MTS का सेट 1, जिसमें मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम फैक्ट्स को इंक्लूड करने का। तो ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।